कार्बोज, वसा और प्रथिन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो यह कोशिकीय श्वसन के समय कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीश्वसन के समय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 चरणों में होता है। एक तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरा जो है वो टीसीए चक्र जिसको क्रेब चक्र भी कहते हैं, और तीसरा जो है वह ईटीसी अभिक्रिया। ये बात ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस की इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायूरिक अम्ल, NADH2, पानी और ATP के अणु बनते हैं, और फिर आगे चलकर इसके जो दो अणु बने, यानी ATP से 2 अणु बने और पानी के भी 2 अणु बने, और फिर बाद में देखोगे कि जो पायूरिक अम्ल है, ये पायूरिक अम्ल आगे चलकर इसका रूपांतरण जो होता है एसिटिल कोएंजाइम से A, दूसरा NADH2 और तीसरा जो है CO2 में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के यह 2 अणु यहाँ पर मुक्त होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से पानी, ATP और पायूरिक अम्ल और NADH2 बनते हैं। ये बात ध्यान रखें। अब इसके बाद अगले चरण जो है वो TCA चक्र का है, जो तंतु कणिका में होता है, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम से A जो है वह तंतु कणिका में प्रवेश करती हैं और चक्रीय श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ करती हैं, और इसमें जो एसिटिल भाग होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसके बाद यहाँ पर CO2, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के अणु जो हैं मुक्त होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा तो ATP के 2 अणु इस अभिक्रिया में बनते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है इससे 2 ATP बनता है, TCA चक्र से भी 2 ATP बनता है, और एक लास्ट जो अंतिम अवस्था होती है वह होती है ETC अभिक्रिया, जिसमें 10 NADH2 के अणु जो होते हैं वह 30 ATP, 2 FADH2 के अणु जो होते हैं वो 4 ATP, ऐसे कुल मिलाकर 34 अणु का निर्माण करते हैं। फिर बाद में कुल अणु का जो निर्माण होता है वो 2 + 2 + 34 यानी 38 अणु ATP के निर्माण होते हैं, और यही उसी से ही यही ऊर्जा बनती है, और यही ऊर्जा का उपयोग अलग अलग कार्यों में, अलग अलग जो भी स्थितियों में कार्यों में किया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा, तो ये देखा कि ETC में 34 ATP के अणु निर्माण होते हैं, 2 TCA के, 2 ग्लाइकोलिसिस के। ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट्स से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो उस समय वसा से वसा अम्ल बनता है, और फिर उसके बाद में जो प्रथिन से जो बनता है वह अमीनो अम्ल बनता है, और ये अमीनो अम्ल या जो वसा अम्ल है ये आगे चल कर के एसिटिल कोएंजाइम्स A में परिवर्तित होते हैं, और ये TCA चक्र में पहुंच जाता है, और जैसे ये TCA चक्र में पहुंचता है तो वहाँ ATP के रूप में ऊर्जा जो है वह निर्मित होती है, बनती है। तो इस तरह से वसा अम्ल, प्रथिन से अमीनो अम्ल, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से TCA, फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दिया गया है कि कार्बोज पदार्थ से ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह कार्बोज पदार्थ से पायूरिक अम्ल में, यदि वसा देखेंगे तो वसा अम्ल में, प्रथिन देखेंगे तो अमीनो अम्ल में, और ये तीनों अम्ल जो है वह एसिटिल कोएंजाइम से में परिवर्तित होते हैं, और फिर उसके बाद क्रेब चक्र यानी TCA चक्र में वो प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा जो ATP के रूप में होता है वह मुक्त होता है। इस तरह से जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो भी कार्बोज पदार्थ, प्रथिन या वसा होता है उससे हमें यह ऊर्जा इस रूप में प्राप्त होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।